हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूरी पूरी संभावना है कि आगे भी परीक्षा में पूरी तरह पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हम आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन से पूरा पाषाण स्थल है। देखो, पाषाण काल जो होता ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल को, पाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल, पाषाण होते हैं पत्थर। इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, ये आपको पता होगा। एक होता है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। एक मध्य पाषाण और एक होता है नवपाषाण। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन से पूरा पाषाण स्थल है, यानी इस युग का स्थल कौन सा है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, भीमबेटका है। भीमबेटका आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक नवपाषाणिक स्थल है। देखो, हमने पूरा पाषाणिक स्थल देख लिया भीमबेटका, अब एक नवपाषाणिक स्थल देख लेते हैं कौन सा है। तो नवपाषाणिक स्थल है कोल्डी हवा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। और कोल्डी हवा आपका कहाँ पड़ता है? कोल्डी हवा पड़ता है आपके यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी महाकुंभ मनाया गया था, महाकुंभ प्रयागराज में मनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अगर कोई आपसे पूछे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो वो प्रयागराज से होकर गुजरती है। प्रयागराज के कहाँ? नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? पहले जो औजार बनाए जाते थे उस समय कौन सी तकनीक थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रेशर फ्लैंकिंग विधि जो थी, इस विधि से बनाए जाते थे प्राचीन काल के पत्थर के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब स्नानागार। जो स्नानागार था निम्न सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता में वो पाया गया था? इसमें 4 ऑप्शन है। तो ग्रेट स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था, ऑप्शन बी सही होगा इसका। मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार मिला था, स्नानागार इसको बोलते हैं, यही पे मिला था। और नर्तकी की मूर्ति, जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, वो भी यहीं मिली थी। किससे बनी थी? वो कांस्य से बनी थी, कांस्य से मिलकर के बनी थी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे हैं? ये सिंधु नदी किनारे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी किनारे। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? अभी मैंने बताया था आपको, और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा, कांस्य की बनी थी। मैंने आपको बताया भी था कि कांस्य की बनी हुई थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? संविधान निर्माता किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी को कहते हैं संविधान निर्माता। संविधान निर्माता कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य, ये आपको याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सबका संविधान कैसा है। ये क्वेश्चन जो है ना, पूर्व में दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। चाहे आप देख सकते हैं उठा करके, पूर्व में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी वही लेकर के आए हैं। तो भारत का संविधान कैसा है? लचीला तो हो ही नहीं सकता, कठोर भी नहीं हो सकता। इसका होगा ऑप्शन सी, आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला, यानी थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला भी है, मध्यस्थता बनी हुई है हमारे देश के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? एक होता है पारित, एक होता है लागू, ये आपको बताना है। तो पारित का अगर कहें तो पारित तो हुआ था आपका 1949 में हुआ था, 26 नवंबर 1949 में, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, 1950 में संविधान लागू हुआ था। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? वो भी 26 नवंबर को मनाते हैं, और ये हमने 2015 से मनाना स्टार्ट किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में 2022 में, ये याद रख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी महिला प्रतिनिधि थी इसमें? थी 15 महिला सदस्य थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हमने जो है ना इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, हर एक सब्जेक्ट से। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो अब सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? इसमें बता सकते हैं बृहस्पति। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है। अगर क्रम देखें तो ग्रह का क्रम होता है, बढ़ता क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण वरुण, आकार के अनुसार है, ये तो आकार के अनुसार है। सूर्य से देखो ये बुध, सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। तो यही पूछा गया है कि सौर परिवार का सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो देख सकते हैं ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कौन कौन से हैं? एक तो शुक्र है और एक है मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी के दोनों ओर कौन? शुक्र और मंगल, जहाँ वही निशान लगाना है। तो मंगल और शुक्र यहाँ पर है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, ये आपको बताना है। तो सबसे छोटा है आपका बुध, जैसे हम बोलते हैं कि बृहस्पति होता है, शनि, अरुण, वरुण, फिर उसके बाद होता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये क्रम है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा कौन सा हो गया? बुध हो गया, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के स्रोत केंद्र को क्या कहा जाता है? अच्छा देखो, भूकंप जहाँ धरती में, जमीन के अंदर सबसे पहले होता है, अगर धरती में सबसे पहले, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। और जो धरातल पर सबसे पहले जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र, अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ये आपको, भूकंप को हम रिक्टर स्केल से मापते हैं, जिसमें 1 से लेकर 14 तक के पैमाने होते हैं, ये आपको याद रख लेना। एक मार्केली भी होता है, मार्केली पैमाना, जो 1 से 12 तक का होता है उसमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एपिसेंटर, ऑप्शन ए। पूछा है कि स्रोत केंद्र को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा एक प्रकार का कैसा मरुस्थल है? सहारा एक गर्म मरुस्थल है, सहारा एक गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित कौन करता है? मुक्त बाजार है, तो मुक्त बाजार में क्या होता है? जो बाजार में बलों के द्वारा, ऑप्शन सी सही है, बाजार बलों के द्वारा, अर्थात इसमें क्या होता है? जो क्रेता होते हैं, लेने वाले, और एक होता है विक्रेता,
क्रेता और विक्रेता ये दोनों तय करते हैं कि कीमतें कितनी लगाई जाए। यानी बाजार में बल जो होते हैं, यानी बाजार के जो लोग होते हैं, वही मुक्त बाजार व्यवस्था में जो रेट वो तय कर देते हैं, उसी रेट में पूरे बाजार में जो है वस्तुएं बेची जाती है। तो बाजार बलों के द्वारा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है। अब एक कंफ्यूज मत होना, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। अब द्रव्य जो होता है वो लिक्विड होता है, तरल, लिक्विड। द्रव्य कोई वस्तु होती है, द्रव्य हम बोलते हैं। अब एक द्रव्य की अगर डेफिनेशंस बताऊं कि इस दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है। सिंपल सी बात है, स्थान घेरना है और भार है, बस दो चीजें होनी चाहिए, वो सब द्रव्य है। अब स्थान तो हर चीज होती है और भार भी हर किसी में होता है, चाहे किसी में 1 ग्राम हो, लेकिन भार तो है। तो समझ ले, इस संसार की सभी वस्तुएं क्या है, द्रव्य ही होती है। तो यहाँ द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं क्रिया और विक्रिया। वस्तु विनिमय बोलते हैं जब वस्तुओं के बदले में लिया जाता है, तो वो वस्तु विनिमय। और एक क्रिया विक्रिया जब मुद्रा के लेन देन द्वारा, यानी मुद्रा के द्वारा जब लेन देन किया जाता है, उसको क्रिया विक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लाभ के तथ्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लार्क। इन्होंने कहा था कि लाभ हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, लाभ जो है ना हमेशा बढ़ता रहता है, ये क्लार्क ने कहा था। तो लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा के विकास का सही क्रम कौन सा है। मुद्रा पहले कैसी थी और अब कैसी है, वो आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कि कागजी मुद्रा सबसे पहले हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। धातु की मुद्रा भी नहीं थी सबसे पहले, रण मुद्रा तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा थी, ये इसका सही होगा। अब वैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले वस्तु के द्वारा विनिमय किया जाता था। भाई अगर किसी को चावल की ज़रूरत है या किसी को आटे की ज़रूरत है, तो वो उसे चावल देता था, वो उसके बदले में उसे आटा मिल जाता था। तो ये तो वस्तु विनिमय होता था, तो वस्तु मुद्रा हो गई एक तरह से पहले नंबर पर। फिर धातु मुद्रा चली, सिक्के चले राजा महाराजों के काल में, और इस समय कागजी मुद्रा चल रही है, और इसके बाद रण मुद्रा भी चल रही है, डेबिट, है ना, सब तरह की मुद्रा चल रही है। तो ये नवीनतम मुद्रा ये है रण मुद्रा। तो यही क्रम सबसे सही होगा, तो इसका सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की व्यवस्था में न तो आयात होता और न ही निर्यात होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर ना कहीं से आना हो रहा है ना किसी से जाना हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। न तो आयात अर्थात ना तो हम किसी देश से कुछ लेके आ रहे हैं और ना ही किसी देश में कुछ भेज रहे हैं, ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। बहुत सारे देश हैं जिसमें बंद अर्थव्यवस्था चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर है। चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ज़्यादातर मैं आपको एक बात बता देता हूँ सिंपल सी, कि जो महाराष्ट्र है ना, जितनी भी गुफाएं और ज़्यादातर मंदिर जो चट्टानों से बने हैं, ये याद रख लेना, चट्टानों के, वो सब महाराष्ट्र में ही है। तो ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो चट्टानों को काट कर बनाया गया है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और नेक्स्ट है कि कंद्रिया महादेव मंदिर स्थित कहाँ पर है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंद्रिया महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, त्योहार असम में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, वो कौन सा त्योहार है। तो बिहू है, असम का बिहू। असम में और भी है नवरानी, पडरानी, दिवाली, और भी सारे है इसमें असम के, ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर का वह भीतरी भाग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। मंदिर का वह भीतरी भाग जहाँ देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। मंदिर तो जाता ही होंगे ज़्यादातर, पता भी रहता होगा, पुजारी जी जिक्र भी करते रहते हैं, उसको बोलते हैं ना गर्भगृह बोलते हैं। भीतरी भाग जहाँ देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, दिल्ली पुलिस में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है।
तो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे आईपीएल इस समय चले हुए हैं, आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर जैसे बोलते हैं 113 डीबीएल यानी डेसिबल, डीबी बोल दिया, 113 डेसिबल शोर ध्वनि। तो ध्वनि का मात्रा क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष द्वारा हम दूरी मापते हैं। क्या दूरी बने? दूरी मापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ये भी आपका देख लेना। पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में रक्तचाप हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप के लिए तो ये प्रयोग किया जाता है स्पिग्मो मैनोमीटर, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विमानों की ऊंचाई, अब जो हवाई जहाज होता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? आपके दिमाग में तो आता ही होगा कि भाई जो जहाज है ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, कैसे पता किया जाता है? तो ये पता किया जाता है आपका अल्टीमीटर के द्वारा। अल्टीमीटर ये बता देता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? आपको पता मौलिक मात्रक 7 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। समय है, लंबाई भी है, द्रव्यमान भी है, ताप भी है। ताप, दाब, समय, आयतन, पदार्थ की मात्रा, तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये सब 7 है, लेकिन भार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा भार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अच्छा, तो क्वेश्चन आपके कीले खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।